हेलो, कैसे हो सब। जॉब मास्टर्स में आप सबका स्वागत है। जैसे कि हमने आपने ऐड देखी होगी, हमारी ऐड आजकल बहुत आ रही है। वो ऐड इसलिए आ रही है कि जिन बच्चों का सिलेबस अभी तक पूरा नहीं हुआ, साइंस का हो चाहे मैथ्स का हो, ठीक है, जिन बच्चों को ये लग रहा है कि बाकी बच्चे आगे निकल के हम पीछे रह गए, हम नहीं पहुंच पाएंगे, इस बार हमारे बोर्ड्स अच्छे नहीं हो पाएंगे, मतलब बाकी बच्चे अगर बस में पहले निकल गए तो हम लोग वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। उन बच्चों के लिए बड़ी खुशखबरी है, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप मेहनत करने को, हमारे साथ देने को तैयार हो तो हम आपके साथ हैं। हम आपके लिए लेके आए हैं साइंस में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, मैथ्स में बहुत सारे ऐसे वीडियोस जो कुछ ही दिनों के अंदर आपका पूरा सिलेबस भी कराएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सारे कराएंगे, बोर्ड में आज तक जो क्वेश्चन है वो भी करवाएंगे और आपको उन्हीं बच्चों तक पहुंचाएंगे जो आपसे आगे निकल चुके हैं। अगर कोई बच्चा आपसे पहले बस पकड़ के आगे निकल गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग वहां तक नहीं पहुंच पाओगे। तो वहां तक पहुंचने का तरीका क्या है? आप ट्रेन पकड़ो, प्लेन पकड़ो, हर चीज है, बस करने की इच्छा होनी चाहिए। तो अगर आपके अंदर इच्छा है तो हम आपके साथ हैं। जॉब मास्टर्स आपको उन तक या उनसे आगे भी पहुंचा देगा, बट आपको मेहनत हमारे साथ साथ करनी पड़ेगी। तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ साइंस। बहुत जल्दी जल्दी फास्ट ट्रैक पे हम ये करेंगे, लेकिन चीज कोई नहीं छोड़ेंगे, हर चीज को करेंगे। और आपको नोट्स सारे मेरे यहाँ से मिलेंगे, अपने नोट्स यहाँ से लेने हैं, रिवीजन जो मैं बोलूंगा वो करने हैं, प्लस रिव्यूज जरूर डालने हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ और चाहिए तो मैं आपको वो भी प्रोवाइड कर सकूं, ठीक है। कोशिश करेंगे हम लोग साइंस को 12 दिन के अंदर लगभग खत्म कर दें, और ऐसे मैथ्स के साथ हम करेंगे, जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। वीडियोस थोड़े लंबे होंगे, लेकिन आपने उनको आराम से, आपके पास टाइम होगा, आपने उनको देखना है, उनकी रिवीजन करनी है। और मुझे नहीं लग रहा कि कोई भी ऐसा बच्चा पूरे इंडिया में या इंडिया से बाहर ऐसा बचेगा जिसको हमारे वीडियो से फायदा नहीं होगा और उनको ये लगेगा कि मेरा सिलेबस पूरा नहीं हुआ, मैं दूसरों से पीछे रह चुका हूं। ऐसा किसी को फील नहीं होने वाला, ठीक है। क्योंकि आज तक हम ऑनलाइन में इतने वीडियोस हमने बनाए हैं और इतने अच्छे हमारे रिजल्ट्स रहे हैं, आगे भी रहेंगे, क्योंकि आप लोगों का साथ हमेशा मिलता रहा और आगे भी मिलेगा। तो करना कुछ नहीं है, आपने सबसे पहले आपने जाना है प्ले स्टोर में, वहां से हमारी ऐप को आपने डाउनलोड करना है और सब्सक्राइब करना है। और बहुत ही जेन्युइन, बहुत ही ना के बराबर हमने रेट्स रखे हुए हैं, उनको बस सब्सक्राइब करो और जुड़ जाओ हमारे साथ और अपनी रिविजन स्टार्ट करो। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट कर रहे हैं साइंस 10th की। साइंस 10th में सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है जिसको मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ वो है हमारी केमिस्ट्री। तो पहले हम जल्दी से केमिस्ट्री कवर करते हैं। और केमिस्ट्री के अंदर आपको पता है जो हमारे चैप्टर्स है, टोटल केमिस्ट्री जो आपकी 25 मार्क्स की आने वाली है 10th के अंदर, ठीक है। चाहे वो कोई भी बोर्ड हो, अपना सीबीएसई हो, पंजाब बोर्ड हो, हिमाचल बोर्ड हो, जम्मू बोर्ड हो या आईसीएसई बोर्ड हो, कोई भी हो, सबके अंदर केमिस्ट्री का लगभग सेम ही सिलेबस है। और इस सिलेबस को हम लोग जल्दी से खत्म करेंगे और कुछ छोड़ेंगे नहीं। आप याद रखना, जल्दी का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ लोग छोड़ रहे हैं, ठीक है। जल्दी हम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास एक एक्सपीरियंस है, हमें पता है बच्चों को कहाँ प्रॉब्लम आती है, किन चीजों में बच्चा लैग करता है, वो सारी चीजें आपकी कवर करेंगे। और आज पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री का, नाम है केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शन जो चैप्टर है, बेसिकली ये क्या है, इसके अंदर क्या क्या आता है और इस चैप्टर को आपने एक फ्रेमवर्क, एक फ्लो चार्ट के अंदर कैसे ढालना है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें इस चैप्टर की तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा इस चैप्टर के अंदर है क्या, है ना। तो इस चैप्टर के अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो इस चैप्टर के अंदर केमिकल रिएक्शन, चैप्टर का नाम ही आपको पता चल गया ना, केमिकल रिएक्शंस, ये हमारे चैप्टर का नाम है। केमिकल रिएक्शन की अगर मैं बात करूं ना तो इस चैप्टर के अंदर मोटे मोटे तौर पर सिर्फ दो ही चीजें हैं। देखने में बहुत लग रहा है, चीजें दो ही हैं इसके अंदर। सबसे पहले क्या है कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती है ना, केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, उनको बैलेंस कैसे करना है, बैलेंस करना है, ठीक है। बैलेंस करने के बाद आपको केमिकल रिएक्शंस की इक्वेशंस को आपने बैलेंस करना है। और बैलेंस करने के लिए अगर मैं बात करूं तो तीन तरीके के हमारे पास रिएक्शंस है, वो आपको कराऊंगा। उनमें से सबसे पहले है सिंपल क्वेश्चंस, जिसमें सिंपल इक्वेशंस जो होती है उनको बैलेंस करना होता है। दूसरा है वर्ड प्रॉब्लम्स विद प्लस साइन। उसके बाद है स्टेटमेंट टाइप प्रॉब्लम्स। तो आपका एक सेक्शन जो है वो क्या कवर कर रहा है, केमिकल इक्वेशंस, केमिकल रिएक्शंस की इक्वेशंस, और उसके अंदर तीन ही टॉपिक है टोटल। तीनों पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, तीनों पे मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा कैसे उनसे डील करना है, वो करेंगे। दूसरा सेक्शन अगर हम बात करें चैप्टर का वो है केमिकल रिएक्शंस होती क्या है और वो कितने टाइप्स की होती है, उसके टाइप्स करने हैं आपने, 5-6 जो भी टाइप्स हैं, 5 बना लो, 6 बना लो, ये टाइप्स हैं आपके।
टाइप्स के अंदर अपने एग्जाम्पल जरूर करने हैं, एग्जाम्पल सारे करवाएंगे, एनसीईआरटी के जितने भी एग्जाम्पल्स आपको समझ नहीं आ रहे थे वो सारे समझाएंगे। उसके बाद उनकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ वो यूज करते हैं, है ना। यही हमारे चैप्टर है टोटल, इतना सा चैप्टर है। वैसे घबरा जाते हैं हम लोग, कोई घबराने की बात नहीं है, और सिस्टमेटिकली इसको करेंगे। तो पहले चलते हैं अच्छे और सिंपल पार्ट से, वो क्या है, केमिकल रिएक्शन। पहले मैं आपको ये वाला सेक्शन स्टार्ट करा रहा हूँ, उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो आज हम स्टार्टिंग में क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, देन उनके टाइप्स, उनके एप्लीकेशंस। तो स्टार्ट करते हैं पहले केमिकल रिएक्शन के साथ। क्या होती है केमिकल रिएक्शन, ये करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा आ रहा है टॉपिक ये वाला, व्हाट इज ए केमिकल रिएक्शन, ठीक है। चैप्टर का नाम ही केमिकल रिएक्शन है। अब केमिकल रिएक्शन होती क्या वो पता होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई टाइटल आपको पता है तो उसका मीनिंग, उसके एग्जांपल सब आपको पता होने चाहिए। क्योंकि आपको नोट्स भी चाहिए, तो मैंने पूरा आपके लिए वैसे फॉर्मेट बनाया हुआ है, यहां से समझाएंगे भी और आपको नोट भी करवाएंगे। केमिकल रिएक्शन नाम है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जब भी कोई केमिकल सब्सटेंस, कोई भी एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट होना, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए सब्सटेंस इनटू अनदर सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। जब भी कोई एक चीज दूसरी चीज में बदल जाएगी, उनकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएंगी, तो हम बोलेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो गई है। तो केमिकल रिएक्शन जब भी कोई होती है उसके कुछ साइंस होते हैं, वो साइंस में मैं आपको बताऊंगा, जिनको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। कैसे पता चलता है कि रिएक्शन हो चुकी है, ठीक है। तो हमने देखा दो टाइप के फिजिकल रिएक्शंस होती है, केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन के अंदर केमिस्ट्री चेंज हो जाती है उनकी, किसी की स्टेट चेंज हो जाएगी, किसी का कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है, किसी में प्रेसिपिटेशन होगी। बहुत सारे साइंस है जिससे पता चल जाता है कि केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन हो चुकी है। तो केमिकल रिएक्शन जो है, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स है, जैसे आगे हम डिटेल में भी करेंगे, जस्ट अभी एग्जांपल दे रहा हूं। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहा जो उसको जंग लग जाता है, तो वो क्या है, केमिकल चेंज यानी केमिकल रिएक्शन। घर में आप देखते हो जो दूध है वो दही में कन्वर्ट हो जाता है ना, हो जाता है ना। दही जो है वो दूध जो है वो दही में कन्वर्ट हो जाता है। तो कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शन। देन है डाइजेशन ऑफ फूड, आपका फूड है, आप जो खाते हो वो ऑक्सीजन से मिलके आपको एनर्जी पैदा करता है, वो जो सारा प्रोसेस है वो भी केमिकल रिएक्शन है। देन रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन भी केमिकल रिएक्शन है। ये सारे के सारे वो एग्जांपल्स हैं जो डेली लाइफ में हमारे साथ डेली होते हैं, तो ये कॉमन लाइफ के एग्जांपल्स है। अगर हम चले केमिस्ट्री के अंदर जिसमें रिएक्शंस इन्वॉल्व है, ऐसे एग्जांपल्स की तरफ, तो बहुत अच्छे एग्जांपल है जो हमारी एनसीईआरटी में भी बड़े अच्छे से दिया हुआ, वो है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। पहला पेज है शायद आपके चैप्टर का एनसीईआरटी में, जिसमें लिखा हुआ है बर्निंग। बर्निंग का मतलब होता है किसी भी चीज का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना। तो जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो किसी नई चीज में कन्वर्ट हो जाता है। वो किस में कन्वर्ट होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर। तो हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन हो गई है, क्योंकि एक चीज दूसरी चीज में कन्वर्ट हो रही है, तो उसको बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। तो Mg+O2 हमें MgO एक नया सब्सटेंस बना के दे देते हैं, और ये जो है ये एक लेयर बन के मैग्नीशियम के ऊपर चढ़ जाती है। फिर हम उसको किससे रब करते हैं, किससे रब करते हैं सरफेस को, सैंड पेपर के साथ, तो फिर से वो लेयर हट जाती है। तो आप देखोगे जब भी मैग्नीशियम बाहर पड़ा होगा, ओपन में पड़ा होगा, तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, उसके ऊपर एक लेयर आ जाएगी जिसको बोलते हैं हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर है ना, इसको फिर बाद में सैंड पेपर से रब करके हम हटा देते हैं, ठीक है। तो नया सब्सटेंस जो बना वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो इस टाइप की जितनी भी रिएक्शंस है जिसमें एक चीज दूसरी चीज में कन्वर्ट हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शंस। तो ये था हमारा बेसिक स्टार्टिंग, और मैंने आपको एग्जांपल भी डेली लाइफ के भी दे दिए, और केमिस्ट्री से जो रिलेटेड है जिसमें रिएक्शन इन्वॉल्व है वो एग्जांपल भी आपको दे दिए। देन नेक्स्ट आगे चले अगर हम, तो अगला हमारा है कि आपने रिएक्शन तो करके दिखा दी, ठीक है, उसके अंदर कौन कौन से किरदार हैं। जैसे कोई मूवी है, मूवी तो आपको मैंने बता दी कि ये मूवी है, ठीक है, इसका थीम ये है, बट उस मूवी के अंदर कौन कौन इन्वॉल्व है, कौन एक्टर है, कौन विलन है, कौन हीरोइन है, कौन हीरो है, ये सब चीजें आपको पता होती हैं। सेम यहाँ पर भी है, जब भी मान लो दो चीजें आपस में मिलती हैं, जैसे एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, एग्जाम्पल क्या दे रहा हूं मैं आपको, कि जैसे कोई दो चीजें आपस में मिल रही है, ए है और एक बी है, ए और बी दोनों मिलते हैं और सी बना देते हैं, मान लो ये हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है। तो बीच में आप एक एरो देख रहे हो, ये एरो होता है ट्रांसफॉर्मेशन का, मतलब कन्वर्जन का, कि ये वाला पोर्शन इस पोर्शन में कन्वर्ट हो गया। इस एरो के जो इधर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं रिएक्टेंट्स, मतलब जो चीजें आपस में जुड़ रही हैं, ठीक है। वो सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं स्टार्टिंग में, उनको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स, रिएक्ट करने वाले। जैसे हमने एग्जांपल केस का लिया था, Mg+O2 गिव्स MgO, ये किया था हमने,
इसमें जो Mg है या O है, एरो से इस तरफ जो दोनों चीजें, ये क्या हो जाएंगे आपके रिएक्टेंट्स। ठीक है, रिएक्टेंट्स का मतलब समझ आ गया। देन उस साइड जो बन रहा है एरो की इस तरफ, जो लास्ट आपका फाइनल रिजल्ट है, जो बनी है चीज, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। जो नया सब्सटेंस, ओल्ड सब्सटेंस आपका आ जाएगा रिएक्टेंट, और जो न्यू सब्सटेंस बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट बनेगा एरो की तरफ जो भी चीज लिखी होगी वो आपका प्रोडक्ट हो जाएगा। तो इस फिल्म के अंदर दो ही किरदार है, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। जो बनता है वो प्रोडक्ट, जो बनाते हैं वो रिएक्टेंट्स। तो यहाँ पर Mg जो है, MgO जो है वो क्या आपका प्रोडक्ट है। बहुत सिंपल है, जो मिले वो रिएक्टेंट, जो रिजल्ट है, जो नई चीज हो वो प्रोडक्ट। सिंपल। नेक्स्ट, अगर कोई चेंज हुई है तो हमें पता होना चाहिए कि चेंज हुई है। पता तो चले, हमारी आंखों को, हमारी सेंसेस को अगर पता चलता कोई भी चीज पहले कुछ और थी अब कोई और चीज बन गई है, बीच में कुछ फर्क आया है, वो फर्क को अपने नोटिस कैसे करना है, इन 5 चीजों से, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स से। ये जब भी आपको कैरेक्टरिस्टिक्स नजर आए तो समझ लेना कि केमिकल रिएक्शन हो चुकी है। तो बहुत अच्छा टॉपिक है ये, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। आप यहां से आराम से नोट कर सकते हो, मैं बड़े आराम से आपको समझाऊंगा। सबसे पहले, जब भी किसी भी प्रोसेस के अंदर जो गैस है वो रिलीज होती है या इवॉल्व होती है, तो हम लोग बोलते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो चुकी है। जैसे बड़ा अच्छा एग्जांपल है, जिंक एक मेटल है, वो एक एसिड से मिलता है, एसिड का नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये दोनों आपस में जोड़ते हैं, मतलब रिएक्टेंट्स हैं, और प्रोडक्ट बनाते हैं जिंक सल्फेट और साथ में H2 के साथ एक एरो लगा, ये बताता है गैस। तो एक गैस निकली है यहाँ पर। तो जब भी एक मेटल और एक एसिड मिलते हैं तो हमेशा हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। कॉमन शब्दों में या जनरल शब्दों में ऐसे बोलेंगे, ये जो गैस निकल रही है ये आपको बताएगी कि केमिकल रिएक्शन हो चुकी है। तो पहला हमारा कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया कि अगर किसी भी रिएक्शन के अंदर गैस इन्वॉल्व होती है, तो इवॉल्व होती है, तो हम बोलेंगे कि वो एक केमिकल रिएक्शन है। एवोल्यूशन ऑफ अ गैस इन ए प्रोसेस इंडिकेट्स दैट इट इज अ केमिकल रिएक्शन। सेकेंड चीज है कलर। अगर रिएक्टेंट्स आपस में मिलते हैं और नई चीज बनाते हैं और आपको लगता है कि पहले कलर कुछ और था, बाद में कुछ नई चीज, नए कलर की कोई चीज पैदा होगी, तो हम बोलेंगे वहां पर भी केमिकल रिएक्शन हो चुकी है। ठीक है, जैसे बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया है यहाँ पर कि सिट्रिक एसिड जब पर्पल कलर के पोटेशियम पर मैग्नेट के साथ रिएक्ट करता है, यहाँ पर देखो कलर नोट करना पड़ेगा आपको कि सिट्रिक एसिड है वो पर्पल कलर के पोटेशियम पर मैग्नेट सोल्यूशन से मिलता है। तो थोड़ी देर में जो कलर है उसका, जो प्रोडक्ट है उसका, वो कलर चला जाता है, मतलब कलरलेस हो जाता है आपका जो प्रोडक्ट है। तो पर्पल कलर से कलरलेस होगी चीज, मतलब आपको कलर नोटिस हुआ। अगर कलर नोटिस हुआ तो मतलब केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन हुई है वहां पर। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है स्टेट ऑफ द सब्सटेंस। स्टेट का मतलब ये है कोई चीज रिएक्टेंट जब थी तो मान लो वो सॉलिड थी, लेकिन जब प्रोडक्ट बना वो गैस बन गई। तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, सॉलिड से गैस, कुछ भी आपस में किसी भी चीज का क्या कन्वर्ट हो जाना, उस सब्सटेंस की स्टेट चेंज हो जाना। अगर स्टेट चेंज आपको नजर आती है तो इसका मतलब वो केमिकल रिएक्शन है। एग्जाम्पल, मोमबत्ती सबने जलाई है, कैंडल वैक्स को जब हम जलाते हैं ना, जब कंबस्शन होती है कैंडल वैक्स की, तो सॉलिड फॉर्म से किस में कन्वर्ट हो जाती है, आपने देखा मोम पिघल के लिक्विड बन जाता है, और एक गैस भी निकलती है, वेपर्स भी बनते हैं वहां पर। तो सॉलिड आपका लिक्विड और गैस में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब चेंज ऑफ स्टेट हो रही है, इसका मतलब वो केमिकल रिएक्शन है। बड़ा अच्छा एग्जांपल है, सिंपल सा। देन है हमारा टेम्परेचर। अगर किसी भी रिएक्टेंट का टेम्परेचर जब वो प्रोडक्ट बनता है चेंज हो जाता है, तो हम बोलेंगे बदलाव उसमें आ गया, तो वो क्या चीज है, केमिकल रिएक्शन। अगर वहां पर टेम्परेचर की चेंज नजर आती है, बड़ा अच्छा एग्जांपल है डेली लाइफ का। जब भी आप चूना लेते हैं, चूने को हम क्विकलाइम बोलते हैं केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है, उसके अंदर पानी डालते हो, घर में अभी भी लोग चूना करते हैं तो क्या करते हैं, ड्रम के अंदर चूना डाल देते हैं, उसके अंदर पानी डाल देते हैं, ड्रम भर के बहुत सारे, उसमें भिगो देते हैं उसको रात भर। तो आप देखोगे जैसे उसमें वो डालोगे ना, ड्रम थोड़ी थोड़ी देर में गर्म होना शुरू हो जाएगा, मतलब वहां से क्या उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, हीट निकलती है जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो अब यहाँ पर हीट या टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो हम बोलेंगे ये क्या चीज है, केमिकल रिएक्शन। ये आप आज घर जाके भी करोगे तो आपको साफ नजर आएगी। चूने में हमने बस पानी डालना है और आप देखोगे उस चीज का जो प्रोडक्ट है, उसका जो प्रोडक्ट होता है स्लेट लाइम, तो स्लेट लाइम का जो टेम्परेचर वो बढ़ जाएगा, तो वहां से पता चल जाएगा केमिकल रिएक्शन हो चुकी है। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। कभी कभी क्या करते हो आप, रिएक्टेंट्स को लेते हो, रिएक्टेंट्स को आपस में मिक्स करते हो, मिक्स करने के बाद देखते हो एक ऐसा प्रोडक्ट बन रहा है जो इनसॉल्युबल है,
वो घुल नहीं रही चीज, प्रोडक्ट तो बन गया, पहले दोनों चीज घुली हुई थी, लेकिन जब उनको अच्छे से आपने मिक्स किया तो एक ऐसा प्रोडक्ट बन गया जो इनसॉल्युबल है। उस इनसॉल्युबल सब्सटेंस को बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो जब भी किसी रिएक्शन के अंदर प्रेसिपिटेट बनता है किसी भी प्रोसेस के अंदर, तो हम बोलते हैं वो केमिकल रिएक्शन है। इसका मतलब प्रेसिपिटेशन जो है, जब प्रेसिपिटेट का बनना जो है वो भी इंडिकेटर है कि चीज केमिकल रिएक्शन है। एग्जाम्पल है, अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड और बेरियम क्लोराइड को आपस में रिएक्ट करते हैं, स्टार्टिंग में दोनों लिक्विड थे या दोनों एक फेजेस अलग थी, इनसॉल्युबल कोई भी चीज नहीं थी, जब वो आपस में मिले हैं तो बेरियम सल्फेट बनता है जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस व्हाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बनता है। तो हम बोलेंगे यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो चुकी है। तो एक क्विक रीजन अगर दें तो क्विक रीजन हमारी क्या कहती है कि कौन सी चीजें हैं, कौन से ऐसे इंडिकेटर्स है जिनको देख के लगता है केमिकल रिएक्शन है, वो क्या क्या है। सबसे पहले हमने किया गैस, किसी भी प्रोसेस में गैस निकलती है तो केमिकल रिएक्शन है। किसी भी प्रोसेस में अगर कलर चेंज हो जाता है तो केमिकल रिएक्शन है। किसी प्रोसेस में अगर सब्सटेंस की स्टेट चेंज हो जाती है, सॉलिड लिक्विड कन्वर्जन हो जाती है, तो हम बोलेंगे कि वो केमिकल रिएक्शन है। किसी प्रोसेस में रिएक्टेंट का टेम्परेचर अगर चेंज हो जाता है तो केमिकल रिएक्शन है। लास्ट हमने पढ़ा अगर प्रेसिपिटेंट फॉर्म होता है, बनता है, तो हम बोलेंगे वो भी केमिकल रिएक्शन है। ये 5 ऐसे इंडिकेटर्स है जहां से देख के पता चल जाता है कि जो गिवन इक्वेशन थी या जो भी प्रोसेस था वो क्या है, केमिकल रिएक्शन है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट तो अभी तक तो हमने ये देखा केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। केमिकल रिएक्शन में पता कैसे चलता है आपको, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं जिनसे पता चलता था कि केमिकल रिएक्शन हुई है। उसके बाद है अब ये जानना बहुत जरूरी है कि केमिकल रिएक्शंस होती कितने टाइप की है, मतलब टाइप्स। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन जब भी आप किसी चीज की डेफिनेशन करो साथ में एग्जांपल जरूर जोड़ो, बिना एग्जांपल के वो चीज अधूरी है। ठीक है, तो एग्जांपल तो आपने कंप्लीमेंट्री जोड़ना ही जोड़ना है साथ में। वही हम आते हैं आगे। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस की, तो टाइप्स की बात हो रही है यहाँ पर, कितने टाइप की केमिकल रिएक्शन है, तो आंसर है हमारा बहुत सारे टाइप की हैं, 5 या 6 जितने भी आप बनाना चाहो, वैसे बेसिकली 5 टाइप की हैं। तो हम बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शंस बहुत सारे टाइप्स की होती हैं। सबसे पहले हम आते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से पता चल रहा है कंबाइन हो रही है, जब चीजें आपस में जोड़ रही है, तो वो प्रोसेस जिसमें 2 चीजें जोड़ रही है, जैसे एक का नाम ए है एक का नाम बी है, दोनों जुड़ के एक नए प्रोडक्ट बनाते हैं ए बी। तो ए जब भी बी से मिलेगा और कोई प्रोडक्ट बनाएगा ए बी, आपस में कंबाइन हो रहे हैं दोनों, तो हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अगर जनरली रिप्रेजेंट करना तो हम कैसे करेंगे, ए प्लस बी अगर कुछ सी या ए बी टाइप का प्रोडक्ट बना देती है तो हम बोलेंगे वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। एग्जाम्पल चलते हैं, एग्जाम्पल बहुत जरूरी है, मैंने पहले भी बोला वही पुराना एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, कोई नया एग्जाम्पल भी नहीं है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं और क्या बना देते हैं, MgO। MgO मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देते हैं। तो A प्लस बी गिव्स AB, सेम उससे मैच कर गए, तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब 2 चीजें प्लस हुए आपस में और तीसरी चीज बना दे तो हम बोलेंगे वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। एक बहुत डेली लाइफ का हमारा एग्जांपल है कि जब भी कोई कार्बन की चीज ऑक्सीजन में बर्न होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, तो A B से जुड़ के AB टाइप की चीज बना रहा है, दोनों का प्रोडक्ट बना रहा है, तो हम बोलेंगे ये भी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये सारे भी एग्जांपल जो है ना मैंने जनरली आपकी एनसीईआरटी से लिए, क्योंकि एनसीईआरटी की कोई भी चीज को आप नहीं छोड़ सकते, एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, या आईसीएसई बोर्ड की हम बुक्स लेते हैं उनके हम एग्जांपल्स ले लेते हैं। अभी बहुत सिंपल था, अगर 2 चीजें मिलकर तीसरी चीज बनाती हैं, कंबाइन हो रही है, प्लस हो रही है, तो वो रिएक्शन हो जाएगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कोई ज्यादा प्रॉब्लम इसमें है नहीं, आसान टॉपिक आप लोगों के लिए। नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट की बात करें तो दूसरा हमारा जो टाइप है वो कौन सा है, डीकंपोजिशन रिएक्शंस। डीकंपोज होना, कोई प्रोडक्ट कोई चीज आपके पास रिएक्टेंट है उसका डीकंपोज, टूट जाना, एक चीज का टूट के 2 या 2 से ज्यादा चीजों में बन जाना, उसको बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। द ब्रेकिंग ऑफ अ सिंगल सब्सटेंस इनटू 2 और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डीकंपोजिशन रिएक्शंस। अब इसको अगर हम जनरल एक्सप्रेशन में डिनोट करें तो कैसे करेंगे, ए बी कोई सब्सटेंस है, वो टूट गया, टूट के क्या बना, 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट्स बन गए, तो हम बोलेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन है। लेकिन जो नोट करने वाली चीज है कि किसी को तोड़ना हो तो इतना आसान नहीं है, एक सब्सटेंस उसको आपको तोड़ना है, तो तोड़ने के लिए आपको एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, जरूरी है ना, आपको दीवार ही तोड़नी है तो आपको एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, 2 ईंटें निकलेंगी उसमें से। सेम यहाँ पर है, एक रिएक्टेंट है उसको तोड़ना है आपको, 2 या 2 से ज्यादा चीजें बनानी है, तो नेचुरली वहां पर एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। वो एनर्जी 3 टाइप की हो सकती है, 3 टाइप की एनर्जी देके आप उसको तोड़ सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ बताऊंगा आपको। या तो आप हीट दोगे, हीट से तोड़ोगे उसको एनर्जी, या आप इलेक्ट्रिसिटी से उसको तोड़ दोगे,
या फिर आपको लाइट दे के भी उस चीज को तोड़ सकते हो, डिपेंड करेगा सब्सटेंस कितनी एनर्जी मांगता है अपने आप को तोड़ने के लिए। तो सब्सटेंस को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी के हिसाब से हमने डीकंपोजिशन रिएक्शन की टाइप्स बना दी है। फिर उसके बाद तो पहले तो डीकंपोजिशन मैंने बता दिया, एक सब्सटेंस अगर दो या दो से ज्यादा चीजों में टूट जाता है तो डीकंपोजिशन रिएक्शन। बहुत सिंपल एग्जांपल है, कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल है, उसको आपने हीट किया, कौन सी टाइप की एनर्जी दी है, हीट एनर्जी दी, वो टूट के बन गया कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, दो हिस्सों में टूट गया, तो बोलेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन है। एक और एग्जांपल लेते हैं, आयरन हाइड्रोक्साइड, ठीक है, यानी कि फेरिक हाइड्रोक्साइड को हमने हीट किया, हीट करने के बाद वो बन गया फेरिक ऑक्साइड और वाटर, दो चीजों में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर भी हमने हीट को यूज किया और क्या बना दिया, उसका दो सब्सटेंसेस बना दी थी, बल्कि डीकंपोजिशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हीट को आप यूज करते हो और डीकंपोज कर देते हो, उनको बोलते हैं थर्मल डीकंपोजिशन। थर्मल मतलब हीट, हीट को यूज करके अगर आप चीज को ब्रेक करते हो तो वो हो जाएगी थर्मल डीकंपोजिशन। एग्जांपल एक और है हमारे पास, लेड नाइट्रेट को आपने हीट किया, बन गया लेड ऑक्साइड प्लस दो चीजें और, वो कौन सी है, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो हम बोलेंगे यहाँ पर भी आपने हीट यूज की है तो ये थर्मल डीकंपोजिशन होगी। इसके बाद है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। अगर आप किसी चीज को तोड़ देते हो और यूज क्या करते हो, इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सिंपल है, तो हम बोलेंगे उसको इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। एग्जांपल है वाटर का, वाटर में अगर आप क्या डालते हो, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सबको पता है, इसमें आप इलेक्ट्रिसिटी अगर देते हो तो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, वो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दो सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हम बोलेंगे ये कौन सी रिएक्शन होगी, डीकंपोजिशन है, लेकिन एनर्जी आपने कौन सी यूज की, इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। बहुत सिंपल है, किस टाइप की एनर्जी यूज कर रहे हो उसके हिसाब से उसका टाइप बन जाएगा, ठीक है। लास्ट चलते हैं, उसके बाद बड़ा आसान सा एक और टॉपिक है, अगर हम लाइट को यूज करते हैं किसी चीज को ब्रेक करने के लिए, नए सब्सटेंसेस बनाने के लिए, तो उसको बोलेंगे फोटोलाइसिस या फोटो डीकंपोजिशन, दोनों टर्म्स यूज कर सकते हो, फोटोलाइसिस और फोटो डीकंपोजिशन। इसका एग्जांपल अगर आपको लेना है तो बहुत अच्छे एग्जांपल है इसके पास हमारे पास, वो क्या है, अगर आप सिल्वर क्लोराइड लेते हो, सिल्वर क्लोराइड क्या होता है, AgCl, इसमें आप क्या देते हो, लाइट, तो ये दो हिस्सों में पड़ जाएगी, किसमें पड़ जाएगी, एक तो इससे सिल्वर मेटल निकलेगा प्लस क्लोरीन गैस निकलेगी, तो दो सब्सटेंसेस में टूट गई ये चीज, और हमने दिया क्या यहाँ पर एनर्जी, लाइट, तो इसको बोलेंगे फोटोलाइसिस और फोटो डीकंपोजिशन। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल एक और भी है, वो है सिल्वर ब्रोमाइड में भी अगर आप लाइट देते हो तो वो भी कन्वर्ट हो जाता है सिल्वर प्लस ब्रोमीन गैस। तो ये दो एग्जांपल है हमारे पास बहुत अच्छे, जिसमें हम लाइट को यूज करके डीकंपोज करवा रहे हैं चीजों को। इसकी फिर मैं आपको एप्लीकेशन भी बताऊंगा, जितनी भी चीजें हम करवाते हैं फ्री में तो करवाते नहीं, कुछ ना कुछ तो इंसान को मतलब होता है ना उससे, तो बड़ी इंपॉर्टेंट एक्शन, जैसे ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में हम ये एक्शंस यूज करते हैं, ये बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे, अगला है हमारे पास तीसरी टाइप, वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अब जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है, इनकी अगर मैं बात करूं, नाम से पता चल रहा है इसमें कोई ना कोई चीज डिस्प्लेस हो रही है, अपनी जगह से हट रही है। अगर कोई चीज अपनी जगह से हट के कोई नई चीज बनाती है तो उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल ये रहा, ए रिएक्टेंट BC रिएक्टेंट के साथ मिल रहा है तो यहाँ पर डिस्प्लेस हो गया, देखो B जो है वो हट गया और A B की जगह पहुंच गया, तो AC प्लस B बन गया, तो ऐसी रिएक्शंस को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। वो रिएक्शन जिसके अंदर, अब डिस्प्लेस कौन करेगा, जो ज्यादा रिएक्टिव होगा, वो रिएक्शन जिसके अंदर ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को हटा के उसकी जगह वो खुद बैठ जाता है और एक नया सब्सटेंस बना देता है, तो उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अगर हम इसको वर्ड्स में लिखना चाहें, जैसे लिखा हुआ है, बहुत सिंपल है, those reaction in which more reactive substances displaces the less reactive substances to form a new product, उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल एक दे रहे हैं आपके सामने, जिंक हाइड्रोजन क्लोराइड, तो क्या किया, जिंक ने हाइड्रोजन को यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया, लेस रिएक्टिव है, खुद आके यहाँ बैठ गया, हाइड्रोजन को धक्का मार के साइड पे कर दिया, वो साइड पे हो गया, एक नया सब्सटेंस बन गया, तो हम बोलेंगे हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके जिंक वहां आ गया और उसने क्या बना दिया, जिंक क्लोराइड। तो ये बड़ा अच्छा एग्जांपल है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। एक और लेते हैं, जिंक जो है यहाँ पर कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है इस रिएक्शन के अंदर, जिंक और कॉपर सल्फेट, तो जिंक ने कॉपर को हटाया, खुद वहां बैठ गया, तो बन गया जिंक सल्फेट और कॉपर साइड पे हो गया, इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बहुत सिंपल है, कंडीशन एक ही है, ज्यादा रिएक्टिव कम को हटाएगा, ठीक है। ये मेटल्स में भी हम करेंगे सेम टॉपिक्स। डिस्प्लेसमेंट क्लियर हो गया, नेक्स्ट हम चलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ बच्चों को कभी कभी कंफ्यूजन होती है, वो मैं क्लियर कर दूं। डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा ही फर्क है, तो आपने क्या करना है,
जब भी ये बात है डबल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट सिंगल वाली में क्या फर्क है, तो वो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ अभी। डबल डिस्प्लेसमेंट, ये तो पता चल गया कि डिस्प्लेसमेंट तो हो रही है, लेकिन डबल में दो चीजों की डिस्प्लेसमेंट हो रही है। एक देखो ये छोटा सा यहाँ पर जनरल एक्सप्रेशन मैंने लिखा हुआ है, ए बी प्लस सी डी गिव्स बी सी प्लस बी डी, है ना। तो यहाँ पर क्या करेगा, जैसे ये लिखा हुआ है ए बी रेक्टेंट है, सी डी रेक्टेंट है, तो क्या किया है, ए जो है वो सी के साथ जुड़ गया, बी जो डी के साथ, तो दोनों चीजें डिस्प्लेस हो गई है, मतलब दो आयंस आपस में एक्सचेंज हो गए हैं, अदला बदली हुई है, दो नए सब्सटेंस बन गए हैं। तो आयंस जब भी एक्सचेंज होके नए सब्सटेंसेस बनाते हैं, आयंस जब डिस्प्लेस होके नई चीजें बनाते हैं, तो हम उसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। बड़ा सिंपल है, एक एग्जांपल लेंगे तो ये रहा, ये देखो, ये आपको वही सेम है, वही डिजाइन है, ए बी और ये है आपका सी डी। तो क्या करेगा, ए जो है इसको हटा के उसकी जगह आ जाएगा, तो क्या बन गया, बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट से जुड़ गया और सोडियम क्लोरीन से जुड़ गया, तो ये दो चीजें बन गई आपके सामने, NaCl और बेरियम सल्फेट। तो दो आयंस डिस्प्लेस हुए, उन्होंने नई चीज बना दी, तो हमने उसका नाम क्या दे दिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर एक बड़ा अच्छा टॉपिक आया जो मैं आपको समझाऊं। जब भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, नई सब्सटेंसेस बनते हैं, तो वहां पर इनसॉल्युबल सब्सटेंस पक्का बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। शायद हमने पहले भी बात की थी कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर। तो ये जो सब्सटेंस इनसॉल्युबल है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। और इस प्रोसेस को, प्रेसिपिटेट बनने को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। तो अगर आपको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के एग्जांपल नहीं याद, तो आप डबल डिस्प्लेसमेंट वाले यूज कर सकते हो, वही एग्जांपल उसके भी होंगे, ठीक है। Precipitation reaction मतलब those reactions in which insoluble substance which is known as precipitate is formed is called precipitation reaction। बहुत सिंपल। यहाँ पर एक और टर्म आ रही है, वो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। ये एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें एसिड जो है वो एक बेस से मिलता है और क्या बनाता है, सॉल्ट एंड वाटर। ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है, इसलिए इसको हमने यहाँ पर लिखा है। तो इसका मतलब जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है जिसके अंदर एसिड और बेस आपस में मिल रहे हैं, सॉल्ट बना रहे हैं, साथ में वाटर बना रहे हैं, इसमें भी आयन एक्सचेंज हो गए, तो आयन एक्सचेंज होंगे तो क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट। और उसका टिपिकल नाम दोगे तो बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये भी इसका एग्जांपल है। तो ये दोनों ही रिएक्शन जो है वो किसके अंडर आती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। एग्जांपल आपके मैक्सिमम वही लिए जो आपकी एनसीईआरटी में है, इसलिए आपकी एनसीईआरटी बड़े आराम से कवर हो जाएगी। और आसान एग्जांपल लिए एनसीईआरटी ने, एनसीईआरटी की अच्छी बात है कि एग्जांपल उसने बहुत आसान यूज किए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट बहुत अच्छी रिएक्शन है, शायद लास्ट टाइम है आपकी इसमें, ये है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन रिडक्शन है ना, नाम से लग रहा है मुझे, ऑक्सीडेशन भी है, रिडक्शन भी है, तो इनके आगे आगे एक अक्षर ले लो। रिडक्शन में से RED ले लो और ऑक्सीडेशन में OX ले लो, तो दोनों को अगर मैं प्लस कर दूं शॉर्टकट में एक नया नाम तैयार हो जाए, जिसको बोलते हैं रिडॉक्स। तो हम बोल सकते हैं ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर रिडक्शन भी होती है, ऑक्सीडेशन भी होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस। तो ये जो है इन दोनों को शॉर्ट में मिला के रिडॉक्स रिएक्शन भी बोल सकते हो। हायर क्लासेस में पूरे पूरे चैप्टर्स हैं इसी रिएक्शंस के ऊपर, तो बट 10th के लिए रिडॉक्स रिएक्शन आप याद रखो। रिडॉक्स जो है ना वो दो टर्म से बना हुआ है, एक है ऑक्सीडेशन, एक है रिडक्शन। नाम से पता चलता है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज में ऑक्सीजन का ऐड होना। प्रॉपर्टीज की अगर मामला है बात करें ना, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज ऑपोजिट होती हैं, इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी चीज में ऑक्सीजन का ऐड होना या हाइड्रोजन का अलग होना, रिमूव होना, उसको हम दोनों चीजों को एक ही चीज बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन की दो डेफिनेशन हो सकती है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑपोजिट है दोनों, ठीक है। ऑक्सीजन का ऐड होना, हाइड्रोजन का माइनस होना, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। क्लियर हो गया, बहुत आसान एग्जांपल है। उसके बाद आगे चलते हैं रिडक्शन पे। इसके तो बहुत एग्जांपल है इसके ना, देखो कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, सिंपल एग्जांपल। कार्बन को ऑक्सीजन मिल गया, ऐड हो रहा है ना ऑक्सीजन इसके अंदर, तो नया सब्सटेंस बन रहा है, ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जांपल है आपके पास, ठीक है। उसके बाद है रिडक्शन। रिडक्शन उल्टा हो जाएगा ऑक्सीडेशन का। अब इसमें रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन का ऐड होना और ऑक्सीजन का चले जाना, रिमूव हो जाना, उसको बोलेंगे रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है, ठीक है। बिल्कुल एक की डेफिनेशन याद कर लो, दूसरा बिल्कुल उसका ऑपोजिट कर दो, तो बन जाएगी दोनों की डेफिनेशंस। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, ठीक है। क्लियर हो गया। अभी हायर लेवल पे जाएंगे तो और हो जाएंगे, बट यहाँ पर आपके 10th लेवल में बहुत है, ठीक है, केमिस्ट्री की सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की टर्म में अपने रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को बात करनी है, ठीक है। चले आगे, चलो उसके आगे है
दो छोटी छोटी टर्म्स आती है, एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट। दो छोटी टर्म्स है, इनको मैं डिफाइन कर दूं क्योंकि इस पे काफी क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं। पहले है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो सब्सटेंस जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा किसी भी रिएक्शन के अंदर। ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन, इसका मतलब कहीं ना कहीं से तो ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो कोई तो सब्सटेंस लेके आ रहा है ऑक्सीजन, वो जो सब्सटेंस ऑक्सीजन लेके आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर हो गया? उसके बाद है ऑक्सीडाइजिंग जो एजेंट है उसका एग्जांपल कोई, तो जैसे ये इसमें देखो मैंने ऑक्सीजन कहां से आई है, O2 से आई है। O2 को जो मॉलिक्यूल है वो यहाँ पर ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, तो किसका एग्जांपल हो जाएगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। ऐसे बहुत सारे हमारे पास एग्जांपल है, पोटेशियम परमैंगनेट, उसमें भी ऑक्सीजन होती है। ओजोन O3 जो है, ये जिस भी चीज के अंदर ऑक्सीजन होगी उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बहुत सिंपल एग्जांपल है इसकी। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है ना, तो रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें अगर हम, तो रिड्यूसिंग एजेंट उसका ऑपोजिट हो जाएगा। वो भी चीज, कोई भी चीज जो ऑक्सीजन को रिमूव करने में हेल्प करती है या फिर हाइड्रोजन को लेके आती है, उसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। बहुत आसान है ये भी। कौन है प्रोवाइडर यहाँ पर, हाइड्रोजन का या रिमूवर ऑक्सीजन का, उसको हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। वो सब्सटेंस जो हाइड्रोजन देता है उसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। वो सब्सटेंस जो ऑक्सीजन को रिमूव करता है उसको भी बोल सकते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हो आप। ठीक है, क्लियर हो गया? आपने ये याद रखना कि ये तो मैं समझ आ गया कि दोनों ऑपोजिट हैं, लेकिन दोनों साइमल्टेनियस हैं। एक ही प्रोसेस के अंदर आपको दोनों चीजें नजर आएंगी। जैसे बड़ा अच्छा एग्जांपल है यहाँ पर, ये आपके पास एक एग्जांपल है। इसमें क्या हुआ, ये मैंने दो चीजें रेक्ट कर दी यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, ये देखो कॉपर ऑक्साइड थोड़ी देर में कॉपर बन गया, मतलब उसको ऑक्सीजन चला गया। ऑक्सीजन जाने को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन। हाइड्रोजन थोड़ी देर में वाटर में कन्वर्ट हो गई, मतलब उसको क्या मिल गया, वाटर, उसको ऑक्सीजन मिल गई, तो हम बोलेंगे वो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है। तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियस प्रोसेस है, दोनों हमेशा इकट्ठे होते हैं। एक ही प्रोसेस में आपको सारी चीजें देखने को मिलेंगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी दिखेगा और रिड्यूसिंग एजेंट भी दिखेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चों को समझ नहीं आती है, इसलिए मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज क्या होता है, सब्सटेंस रिड्यूस्ड क्या होता है। इसी रिएक्शन के माध्यम से हम लोग याद करते हैं। पहले तो देखो यहाँ पर, ये आपको समझ आ गया, ये ऑक्सीडेशन है, ये रिडक्शन है। तो पहले तो प्रोसेसेस के नाम याद करने हैं। ठीक है, बड़े आराम से हो जाएगा। ऑक्सीजन जा रही है तो रिडक्शन, उसको ऑक्सीजन मिल रही है तो वो ऑक्सीडेशन। क्लियर हो गया? और ये जो चार सब्सटेंसेस की मैंने बात की, ये सारे के सारे किस साइड होंगे, रिएक्टेंट वाली तरफ पे। एरो के उस तरफ इनका आंसर किसी का भी नहीं है। चार के चारों के आंसर जो आपको कहां मिलेंगे, एरो से बैक साइड पे, पीछे वाली साइड पे। ठीक है, तो यहां पर जो है ऑक्सीजन कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये प्रोवाइड कर रहा है, इसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये कॉपर ऑक्साइड जो है यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, हाइड्रोजन कौन दे रहा है, H2, तो ये क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर हो गया? अब अगर आप इतना कर लेते हो तो आप सब्सटेंस ऑक्सीडाइज और सब्सटेंस रिड्यूस कर सकते हो। इसका बिल्कुल ऑपोजिट, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो सब्सटेंस रिड्यूस्ड होगा, उल्टा होगा। जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो क्या होगा, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड होगा। तो चारों आंसर आपके एरो के इस तरफ मिलेंगे जब भी ये क्वेश्चन आएगा। एनसीईआरटी में 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें ये पूछा गया है, तो बड़े आराम से आपने समझना है। पहले तो आपने बताना कि कौन सी रिएक्शन ऑक्सीडाइज हो रही है, कौन सी रिड्यूस हो रही है, फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ढूंढेंगे और रिड्यूसिंग एजेंट ढूंढेंगे। जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड होगा। ठीक है, ये याद रखना है। सिंपल था, बार बार वीडियो को आप देखोगे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, रिएक्शंस आपकी खत्म हो गई, लेकिन दो रिएक्शंस है जिनकी बार बार बात होती है, वो एक्चुअली आपका डिकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही पार्ट है। वो क्या है, टाइटल है हमारा एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी होती है और एक्सोथर्मिक कौन सी होती है। एक्सो का मतलब बाहर आना, है ना, वो रिएक्शन जिसके अंदर से हीट बाहर जाती है या प्रोडक्शन होती है हीट की, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। रिएक्शंस व्हिच प्रोड्यूस एनर्जी, और एनर्जी हीट की फॉर्म में होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ये कौन सी रिएक्शंस होंगी, जो कॉम्बिनेशन वाली रिएक्शन होंगी। कौन सी, कॉम्बिनेशन वाले जो एग्जांपल्स हैं वो आप इसमें दे सकते हो। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, और आपको पता है जब भी कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी साथ में आपको हीट भी मिलती है, तो यहाँ पर हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो इस रिएक्शन को किसका एग्जांपल बोलेंगे, एक्सोथर्मिक का है, वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो कॉम्बिनेशन के जो एग्जांपल्स है वो किसके एग्जांपल हो जाएंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के एग्जांपल हो जाएंगे। देन है हमारे पास
अगर हम डेली लाइफ की बात करें तो रेस्पिरेशन में हमें क्या मिलती है, एनर्जी, तो रेस्पिरेशन भी एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक वो रिएक्शन जिसके अंदर हीट जो एनर्जी यूज होती है, तो आपने पता है हीट एनर्जी हमने कहाँ यूज की थी, हमने यूज की थी डीकंपोजिशन में। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन में जहां हीट यूज होती है, मतलब थर्मल डीकंपोजिशन जहां हो रही है, वो किसके एग्जांपल हो जाएंगे, सारे एंडोथर्मिक रिएक्शंस की। जैसे हमने कैल्शियम कार्बोनेट को वहां तोड़ा था, ठीक है। किसी भी चीज को तोड़ने के लिए आप एनर्जी जब भी यूज करोगे तो हमेशा वो किसका एग्जांपल हो जाएगा, एंडोथर्मिक, ठीक है। चलो नेक्स्ट, कोई ज्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है, इनके विषय बड़े आराम से डिफरेंशिएट कर सकते हो। एक रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस होती है और एक में यूज होती है। एग्जांपल्स बोल सकते हो, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ये डीकंपोजिशन रिएक्शन है, तो दो बड़े चीजें आपके पास डिफरेंस आ गए, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। डेली लाइफ में ये जो मैंने रिएक्शंस बताई, इनका क्या इन्वॉल्वमेंट है, क्या यूज है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो हमने रिएक्शन 5 टाइप की कर ली, हमारी लाइफ में देखने को कहाँ मिलती है और इनका क्या इफेक्ट्स है हमारी लाइफ में, तो उस पे बेस्ड 2 टॉपिक है हमारे पास। एक टॉपिक है हमारा, कौन सा टॉपिक है हमारा, कोरोजन, और एक है रेंसिडिटी। कोरोजन और रेंसिडिटी 2 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, फटाक से हम डिस्कस कर लेंगे अभी। कोरोजन आपका मेटल वाले चैप्टर में भी आएगा। कोरोजन मतलब किसी भी सब्सटेंस का ऑक्सीजन, वाटर, एसिड और गैसेस के कांटेक्ट में आकर खराब हो जाना, उसको हम बोलेंगे कोरोजन। तो आपको पता है स्लो प्रोसेस होता है, बहुत स्लो प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, जब इन सब्सटेंस के कांटेक्ट में कोई भी चीज आती है तो धीरे धीरे वो खराब हो जाती है, कोरोड हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर लोहा जो है वो पानी, हवा, एसिड्स, सॉल्ट्स, इनके कांटेक्ट में आता है तो धीरे धीरे उसको जंग लग जाती है, उसको बोलते हैं हम रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन कोरोजन का एग्जांपल है। सिल्वर आपका इन सभी चीजों के कांटेक्ट पे आने पे ब्लैक हो जाता है, तो ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वर किसका एग्जांपल हो गया, कोरोजन का एग्जांपल हो गया। तो कोरोजन की जितनी भी चीजें आपकी खराब हो जाएंगी मेटल्स, वो सारे किसके अंडर आएंगे, कोरोजन ऑफ सब्सटेंसेस टॉपिक के अंदर आएंगे, ठीक है। कोरोजन कोरोड वर्ड से बना हुआ है, कोरोड होना मतलब खराब हो जाना, प्रोसेस को क्या बोलेंगे, कोरोजन, ठीक है। तो कोरोजन मतलब खराब हो जाना चीजों का, जब वो ऑक्सीजन, वाटर, एसिड और गैसेस के कांटेक्ट में आते हैं। एग्जांपल बहुत अच्छा है रस्टिंग ऑफ आयरन। अगर हम रस्टिंग की बात करें तो आप समझ गया क्या होता है, उसके अंदर मेटल जब किसे रिएक्ट करता है, पानी के साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो रेड कलर का सब्सटेंस बना देते हैं जिसको हम रस्ट बोलते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन रिडॉक्स रिएक्शन है, मतलब उसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों देखने को मिलती हैं। और आपको ये भी पता है कि कोरोजन की वजह से जो सब्सटेंस है वो कमजोर हो जाएगा, क्योंकि वो किसी ऐसी चीज में कन्वर्ट होगा, जैसे रस्ट है वो मेटल को कमजोर कर देता है, ठीक है। अगर आपको रस्टिंग से बचना है तो क्या करना पड़ेगा, तो आपको पता है बहुत सारे तरीके हैं रस्टिंग से बचने के लिए। पहला है पेंटिंग, आप पेंट कर दो। हम पता है डेली लाइफ में क्या करते हैं, हम लोग आयरन को पेंट करते हैं, घर में जितना फर्नीचर है पेंटेड फर्नीचर होता है, ठीक है। उससे क्या होता है, वो चीज ऑक्सीजन, वाटर, इन सब के कांटेक्ट में नहीं आ पाता मेटल, इसलिए वो खराब नहीं होता, तो बच जाता है। तो बहुत अच्छा तरीका है पेंटिंग। ऐसे ग्रीसिंग है, आप फैक्ट्रीज में जाओ तो वो मेटल के पीसेस के ऊपर ग्रीस लगा देते हैं, या जैसे वेस्लिन है, ऐसी कोई चीज लगा देंगे जिससे वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में, वाटर के कांटेक्ट में ना आए, तो उसकी वजह से वो चीज बच जाती है। इसके अलावा हमारे पास और तरीका एक है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, अपने आयरन के ऊपर, किसी आयरन जो है एक मेटल है जो इतना रिएक्टिव नहीं है जितना कि जिंक है, तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव मेटल, हम उसके ऊपर लगा देंगे। तो आपने क्या किया, आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग कर दी, उसको हम बोलेंगे गैल्वेनाइजेशन। मतलब एक कम रिएक्टिव मेटल के ऊपर ज्यादा रिएक्टिव मेटल की कोटिंग चढ़ा देना। तो उसमें क्या होगा, जब भी रिएक्शन होगी तो बाहर वाला मेटल, यानी कि जो बाद में परत आपने चढ़ाई है उसके साथ रिएक्शन होगी, वो खत्म हो जाएगा, तो जिंक खत्म हो जाएगा लेकिन आयरन बच जाएगा। तो अपने स्ट्रीट्स में बहुत सारे खंबे देखे होंगे जिसमें जिंक की कोटिंग की होती है आयरन के ऊपर। उस प्रोसेस के अंदर कौन चला जाता है, कौन खत्म हो जाता है, जिंक खत्म हो जाता है, आयरन बच जाता है। इसको हम सैक्रिफिशियल मेथड भी बोलते हैं, जिसमें जिंक अपनी कुर्बानी दे देता है आयरन के लिए, ठीक है। क्लियर हो गया, बहुत सिंपल है। तो गैल्वेनाइजेशन बहुत अच्छा प्रोसेस है जिससे हम लोग बचा सकते हैं चीजों को। ऐसे अगर हम बात करें आगे, तो अगला टॉपिक था हमारा रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी जो है वो क्या होता है, रेंसिड वर्ड से बना हुआ है ना, रेंसिड फूड होता है, ठीक है। रेंसिड फूड क्या होता है, खराब बासा खाना जो है उसको हम बोलते हैं रेंसिड फूड। रेंसिडिटी क्या होता है कि जैसे आपने खाना बनाया ना, स्पेशली ऑयली जो खाना है जिसमें घी या ऑयल आप बहुत यूज करते हो, अगर उसको ओपन में रखते हो काफी देर तो वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके धीरे धीरे
उसमें बैक्टीरिया वो एसिड फॉर्म कर देता है या उसमें बैक्टीरिया आ जाते हैं, वो चीज खराब हो जाती है, उसका टेस्ट खराब हो जाता है, सेम टेस्ट नहीं रहता जो पहले था, क्योंकि उसमें केमिकल रिएक्शन हो जाती है। इसलिए केमिकल रिएक्शन का ये एग्जाम्पल है। और जो नया टेस्ट है वो शायद आपके फेवर भी नहीं होता, आपको अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम बोलते हैं वो चीज खराब हो गई है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेंसिडिटी। खराब फूड को बोलते हैं रेंसिड फूड। ठीक है, इसमें टेस्ट और ऑर्डर दोनों चीजें खत्म हो जाएंगी। ठीक है, उसकी स्मेल भी आने शुरू हो जाएगी उसमें से, और उसका टेस्ट भी खराब हो जाएगा अगर काफी टाइम तक हम ऑयली फूड वगैरह को ओपन में रखते हैं, इसको बोलते हैं रेंसिडिटी। ठीक है, किसकी वजह से होती है ये? ऑक्सीडेशन की वजह से। तो आपने पिछला देखा, पिछला एग्जांपल जो था हमारा कोरोजन, वो था रिडॉक्स रिएक्शन का, और ये भी ऑक्सीडेशन का एग्जांपल है। इसमें फैट या जो ऑयल है वो ऑक्सीजन के साथ मिलके फूड को खराब कर देता है। ठीक है, अगर आपको रेंसिडिटी से खाने को बचाना तो क्या क्या कर सकते? पहली बात तो ऑक्सीजन के साथ कॉन्टेक्ट नहीं होने देना फूड का, वरना वो खराब हो जाएगा। अगर उसको कॉन्टेक्ट नहीं होने देना तो आप क्या करोगे उसके लिए? या तो उनको डब्बों में बंद करोगे, एयर टाइट कंटेनर्स में बंद करना पड़ेगा, या उनको फ्रिज में रखोगे। फ्रिज में आपको पता है ठंड होती है, ठंड की वजह से रिएक्शंस कम होती है, टेम्परेचर ज्यादा हो तो रिएक्शंस जल्दी हो जाती है। ठीक है, वो हो गया। उसके अलावा आपने देखा जितने भी आप चिप्स के पैकेट खाते हो उसमें क्या होता है? नाइट्रोजन फूले हुए होते हैं, उसके अंदर कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन गैस। तो चिप्स के अंदर जो है उसमें ऑयल होता है, पोटैटो चिप्स एग्जांपल लेते हैं, उस पर ऑयल लगा हुआ है। ऑयल अगर ऑक्सीजन से मिल गई तो खराब हो जाएंगे, रेंसिड हो जाएंगे। इसलिए हम क्या कर देते हैं, उस लिफाफे के अंदर क्या भर देते हैं? चिप्स के पैकेट के अंदर नाइट्रोजन गैस। अब क्या हुआ, ऑक्सीजन को अगर मिलना है ऑयल के साथ या उसके साथ, तो उसको पहले नाइट्रोजन को हटाना पड़ेगा, क्योंकि बीच में जो प्रोटेक्शन का काम कौन कर रही है? नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन को उससे मिलने नहीं देते, वो इनर्ट गैस है, लगभग कम रिएक्टिव होती है नाइट्रोजन। ठीक है, इसकी वजह से जो फूड हमारा बच जाता है। तो चिप्स के पैकेट हमारे इसीलिए फूले हुए नजर आते हैं, क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन गैस है जो चीजों को रेंसिडिटी से बचाती है। उसके बाद है रेफ्रिजरेटर, मैंने बता दिया। वैक्यूम पैकिंग कर सकते हो। अब इतने से ऐसे कुछ पैकिंग कर दो कि उसके अंदर ऑक्सीजन या कोई भी एयर ना रहे। अगर किसी भी कंटेनर के अंदर एयर नहीं है तो नेचुरली ऑक्सीडेशन नहीं होगी फूड की, फूड बच जाएगा। तो ये कहा जाएगा रेंसिडिटी से इस चीज को बचाने का मेथड। ये सारे एग्जांपल आपको याद रखने। इसके अलावा आप एंटीऑक्सीडेंट यूज कर सकते हो। कोई ऐसा सब्सटेंस यूज कर सकते हो जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन ना होने दे। मतलब एक सोल्जर की तरह खड़ा हो जाए कि मैंने ऑक्सीजन से नहीं मिलने देना तेरे को, अगर फूड ऑक्सीजन से मिलेगा नहीं तो वो खराब नहीं होगा, तो एंटीऑक्सीडेंट भी यूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये लगभग आपका आधा चैप्टर फिनिश हो गया। एक पार्ट आपका मैंने फिनिश कर दिया है, जिसके अंदर हमने क्या किया? केमिकल रिएक्शन, उसके टाइप्स, डेली लाइफ में उसके यूजेस, उनका डिटेल्स, ये सब हमने कर दिया है। दूसरा पार्ट जो मैंने बताया वो था केमिकल इक्वेशंस का पार्ट। केमिकल इक्वेशंस वाला जो पार्ट है ना, उसके अंदर मेन है बैलेंसिंग इक्वेशंस, इक्वेशंस को बैलेंस करना। वहां पर आपने 9th में क्या पढ़ा वो बहुत काम आने वाला है। याद है कुछ 9th में क्या पढ़ा था? केमिकल एलिमेंट्स, उनकी वैलेंसीज कैसे निकालते हैं। फिर हमने किए थे सिंपल आयंस, कंपाउंड आयंस, उनकी वैलेंसीज। याद है? चलो, नहीं याद है कोई बात नहीं, मैं आपको आज कुछ स्लाइड्स के माध्यम से याद कराने की कोशिश करूंगा। आपने सिर्फ उनको याद कर लेना है, एक बार जस्ट रिवाइज करना है कि उनकी वैलेंसीज क्या थी, क्योंकि वैलेंसीज हमारे काम आने वाली है। तो अगर आपको वैलेंसीज याद है तो चुटकियों में हम लोग केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कर लेंगे, कोई ज्यादा बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन क्या है? अगर हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को सिंबल के माध्यम से क्या करते हैं? शो करते हैं, उसमें सिंबल्स यूज करते हैं। सिंबॉलिकली अगर हम किसी केमिकल रिएक्शन को यूज करते हैं और फॉर्मूला उनके लगाते हैं तो जो चीज बनेगी उसको बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल जैसे दिया है ए और बी, दो चीजें आपस में मिलकर सी प्लस डी बना रही है, तो इसमें ए और बी को हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं और सी और डी को प्रोडक्ट्स। हमने पढ़ लिया था। तो ये जो इक्वेशन दिख रही है आपको, मैथमेटिकल फॉर्म दिख रही है इस केमिकल रिएक्शन की, इसको बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। तो इसमें एक्टर्स कौन कौन से हैं? रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। बीच में एक एरो है जो चेंज बताता है, ट्रांसफॉर्मेशन बताता है। ठीक है, एग्जांपल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो किरदार हैं जो आपस में मिलते हैं, एक नया किरदार बनाते हैं जिसको बोलते हैं वाटर। इनको बोलेंगे रिएक्टेंट्स, इनको बोलेंगे प्रोडक्ट। सिंपल है। तो ये जो मैंने मैथमेटिकली इसी स्टेटमेंट को बोल दिया, मैं इसको वर्ड्स में क्या बोल रहा हूँ? व्हेन ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन इट गिव्स वाटर। तो ये तो मैंने एक सेंटेंस बोला, इसी सेंटेंस को मैथमेटिकल। ठीक है, पूरे ब्रह्मांड की जो खूबसूरती है ना वो मैथ्स में है। मैथ्स को एक बार आप लिख लो, वो सबसे जल्दी याद होता है, सबसे इजीली डाइजेस्टेबल फॉर्म है किसी भी चीज की। देखो
H2 plus O2 gives H2O। इसको आप वर्ड्स में कन्वर्ट करो, किसी भाषा में भी करो तो बड़े आराम से समझ आ जाएगा किसी को भी। तो जब भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलती है, वाटर बनाती है, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, ये क्या बन गई है, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन में इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें आपको समझनी होती हैं, इनकी स्टेट्स। जैसे हाइड्रोजन क्या होता है, गैस। ये क्या होती है, गैस। ये क्या होता है, लिक्विड। ये लिक्विड है तो एल लिख सकते हो, ये गैस है तो एरो लगा सकते हो, एरो गैस की रोटेशंस होती हैं, ठीक है। या जी लिख सकते हो, जी फॉर गैस। तो यहां से हमें बहुत सारी चीजें पता चलती है कि उनकी स्टेट क्या थी, किस फॉर्म में थे आपके रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स, वो भी हम यहाँ से नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंबल्स आपको एलिमेंट्स के बारे में बताएंगे, कंपाउंड्स के बारे में बताएंगे, सब्सटेंसेस के बारे में बताएंगे, प्लस वहां पर और भी बहुत सारी नोटेशंस है जो स्टेट के बारे में भी बताएंगी। तो काफी कुछ कहती हैं ये केमिकल इक्वेशंस, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं केमिकल इक्वेशन एक तरीका है, एक वे है किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का, एक इंफॉर्मेटिव वे के अंदर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की बात करें तो क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन तो मैंने समझा दिया आपको, अब ये बैलेंस इक्वेशन क्या है ना। देखो यहां पर हमने एक इक्वेशन लिखी है, एक इक्वेशन क्या लिखी है हमने, जिंक प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, क्या बना ये, जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन, रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स, और इसको हम बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। यहां पर क्या है, आपने ये लॉ पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इक्वेशन को हम तभी सही मानते हैं जब उसके एरो के दोनों साइड वाले पार्ट्स के अंदर, दोनों के अंदर क्या हो, मास इधर का और उधर का मास। क्योंकि आपको पता है ना, मास हमेशा कंजर्व रहता है, बिफोर द रिएक्शन और आफ्टर द रिएक्शन मास कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए सब्सटेंस का, क्योंकि वो एक फंडामेंटल कांस्टेंट है। कांस्टेंट चीजें बदलती नहीं है, तो इधर या इधर दोनों साइड मास बराबर होना चाहिए। अगर मास बराबर नहीं है तो आपको उसको बैलेंस करना पड़ेगा, तभी उसको हम करेक्ट इक्वेशन बोलेंगे या फिर बैलेंस्ड इक्वेशन बोलेंगे। अगर उसमें मास बराबर नहीं है दोनों साइड पे, तो हम बोलेंगे अनबैलेंस्ड इक्वेशन। तो हमारे सिलेबस में बैलेंस्ड इक्वेशंस है। इक्वेशंस अगर हमें पता है तो उनको पहले आपको बैलेंस करना पड़ेगा ताकि दोनों साइड पे मास बराबर हो सके। तो कौन से लॉ को फॉलो करता है ये, कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है बैलेंस्ड इक्वेशंस फॉलो, ठीक है। याद रखना ये लॉ बड़े बार आता है, कौन सा लॉ है, कंजर्वेशन ऑफ मास। अब हम चलेंगे मेन टॉपिक की तरफ, जो सेकंड पार्ट का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो क्या है कि आपको इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करना है। तो वो बैलेंस करने से पहले मैं आपको छोटी सी चीज बता दूं कि जब भी बैलेंसिंग इक्वेशन आएगा ना आपका टॉपिक, तो आपको ये पता होना चाहिए बैलेंसिंग इक्वेशन जो है टॉपिक जो है उसके अंदर तीन टाइप के क्वेश्चंस आपको आते हैं। सबसे पहले सिंपल, एक एग्जांपल लूंगा मैं छोटा सा, उस चीज आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन कैसे, सिंपल लिख देंगे जी, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन और उन्होंने आपको वाटर बना दिया, इसको बैलेंस करके दिखाओ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, साफ साफ दिखता है, प्लस लिखा होता है, एरो लगा होता है, सभी केमिकल्स के नाम लिखे होते हैं, साफ नजर आता है, ठीक है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या होता है, इसी को वो क्या लिख देते हैं, हाइड्रोजन, वर्ड्स में लिखेंगे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। क्लियर हो गया, इसमें भी वही चीज है लेकिन वर्ड्स में, हाइड्रोजन का फॉर्मूला नहीं दिया, ऑक्सीजन का फॉर्मूला नहीं दिया, वाटर का फॉर्मूला नहीं दिया, फॉर्मूले भी आपको ही बनाने हैं। हाँ प्लस दिख रहा है आपको, एरो दिख रहा है, ये चीजें दिख रही है यहाँ पर, कौन किससे रिएक्ट हुआ, क्या प्रोडक्ट बन रहा है वो पता चल जा रहा है यहाँ पर, लेकिन फॉर्मूलाज नहीं दिए हुए हैं। ये हो गया आपका टाइप नंबर 2। तीसरा है, उसमें आपको प्लस और एरो भी नहीं देंगे, सीधे एक स्टेटमेंट देंगे। वो स्टेटमेंट वाला जो टाइप है ना, वो तीसरा टाइप हो जाएगा। स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, when hydrogen reacts with oxygen it gives water। तो एक स्टेटमेंट लिख दिया और बोला कि इसको बैलेंस करो। क्वेश्चन सेम है लेकिन उनको रिप्रेजेंट करने के तीन तरीके हैं, किसी भी फॉर्म में आपको क्वेश्चन आ जाएगा और आपको उससे डील करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इन तीनों को एक एक करके करेंगे, इसलिए मैंने इसके तीन टाइप बना दिए, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। आपकी बुक के अंदर जो भी इन टाइप के अंदर है सारे क्वेश्चन हम करेंगे, बट याद क्या करना पड़ेगा आपको, वैलेंसीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, वैलेंसीज के बिना नहीं हो पाएगा, वैलेंसीज आपको याद रखनी पड़ेगी, प्लस कुछ कंपाउंड्स के नाम आपको, फॉर्मूलाज आपको याद करने पड़ेंगे, स्पेशली जैसे वाटर है वाटर का आप डायरेक्ट याद कर सकते हो, H2, मीथेन है CH4, अमोनिया है NH3। ये कुछ ऐसे फॉर्मूलाज हैं जो बहुत ही बेसिक हैं, हर बच्चे को आने चाहिए।
तो आपको भी यहाँ थोड़ी सी मेहनत करके इनको याद करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब चलते हैं आगे। ये एक छोटी सी मैंने स्लाइड आपके लिए बनाई थी 9th क्लास के रिवीजन के लिए। अब 9th क्लास में आपने क्या करना है, एक तो मेरा काम आपको समझ लो कि सर की तरफ से आपको एक होमवर्क है। वो होमवर्क क्या है कि आपको 1 से लेके 20 तक एटॉमिक नंबर्स जिन भी एलिमेंट्स के हैं विद नेम उनके याद करने हैं। तो अगर हम 1 से लेके 20 तक बात करें तो आपको पता है कौन कौन से आते हैं। सर्दियां हैं, तबीयत खराब हो जाती है। देखो, हाइड्रोजन पहले नंबर पे एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ये 20 के 20 आपको याद करने हैं। साथ में इनकी आपने याद करनी है वैलेंसीज। जैसे हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है, 1। हीलियम की कोई वैलेंसी नहीं है, वो आपको कम ही नजर आएगा रिएक्शंस में क्योंकि वो अनरिएक्टिव रहेगा। लिथियम 1, बेरिलियम 2, बोरोन 3, कार्बन 4, फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर 4 से ऊपर वैलेंसी नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। 1 2 3 4, देन डिक्रीजिंग ऑर्डर आ जाएगा 3 2 1, देन 0। नाइट्रोजन 3, ऑक्सीजन 2, फ्लोरीन 1। ये सब आप याद कर लोगे। मेरे को छोटे बच्चों की तरह आपको याद करवाना नहीं है, जस्ट एक लुक देखनी है, आपको याद हो जाएगा। तब तक ये टेबल आप संभाल के रखो, ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। जब इनको यूज करेंगे फॉर्मूलास में आपको बताऊंगा, उसी टेबल से मैंने वैलेंसी उठाई थी और आपके सामने रख दिया। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहेगा सिस्टम, कोई भी चीज मैं छुपाऊंगा नहीं आपसे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो तो आपने 1 से 20 तक याद कर लिया एटॉमिक नंबर्स और उनकी वैलेंसीज। लेकिन यहाँ बच्चों को कभी कभी प्रॉब्लम आती है कि सर ये कैसा आयन है, इसके बारे में मेरे को पता नहीं था। इन पे थोड़ी मेहनत कर लेते हैं हम लोग, ये भी 9th में ही था, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर हम चलते हैं, कुछ मेटल्स के नाम आपको याद करने हैं। जैसे सोडियम, सोडियम की वहां से आप उठाओगे वैलेंसी तो आपको पता है, वहां पर हमने वैलेंसी लिखी हुई है, इसकी 1 थी पिछले वाले टेबल के अंदर ही, है ना। तो वैलेंसी उसकी कितनी है, 1। अगर हम बात करें वैलेंसी की तो वैलेंसी सोडियम की कितनी, यहां से निकल आएगी वैलेंसी कितनी, 1। जितना ऊपर साइन लिखा होता है उतनी वैलेंसी होती है, तो एक ही प्लस लिखा हो तो 1 है। पोटेशियम की वैलेंसी 1 है, सिल्वर की वैलेंसी 1 है, कॉपर की 2 होती है बट आपके यहाँ पर 1 है, ठीक है। कुछ मल्टीपल वैलेंसी वाले एलिमेंट्स भी हैं, जैसे कॉपर है उसमें से, ठीक है। मैग्नीशियम की देखो 2 है, तो वो उस टेबल में भी 2 थी। कैल्शियम की 2 थी। जिंक उस टेबल में नहीं है क्योंकि एटॉमिक नंबर बड़ा होता है जिंक का, बट आपने याद कर लेना है, जिंक काफी क्वेश्चंस में आएगा, तो जिंक की वैलेंसी 2। आयरन की वैलेंसी 2 भी होती है, 3 भी होती है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। यहाँ पर ये रोमन में जो नंबर लिखा है वो वैलेंसी है। यहाँ पर ये साइन में स्टार का इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि मल्टीपल वैलेंसी वाली चीजें हैं। कॉपर की 2 है यहाँ पर जैसे, ठीक है। एल्युमिनियम की परमानेंट 3 होती है। आयरन की कुछ भी हो सकती है, 2 3 कुछ भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगा, जब उसका नाम देंगे आपने वो ध्यान से पढ़ना है। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है। इसके आगे देखो, यहां तक तो ये सिंपल एलिमेंट्स के नाम थे, आपने वैलेंसी याद कर ली। बट जब भी हाइड्राइड कहीं सुनाई देगा आपको सेंटेंस के अंदर, तो आपने याद रखना उसकी वैलेंसी -1 होती है, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू 1 ही है। क्लोराइड आए तो 1 लेनी है, ब्रोमाइड आए तो 1 लेनी है, आयोडाइड आए तो 1 लेनी है, ठीक है। ऑक्साइड वर्ड कहीं पे आए तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन लेना है और 2 लिखनी है वैलेंसी उसकी। सल्फाइड है तो सल्फर है और उसकी वैलेंसी भी 2 है। नाइट्राइड आए तो वैलेंसी 3 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट, ये है चार्ट आपको याद करना पड़ेगा, इतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी मेरे साथ। अमोनिया बड़ा इंपॉर्टेंट है, NH4 बोलते हैं, वैलेंसी 1 होती है। ऑक्साइड है तो OH लिखना है, वैलेंसी 1 है। नाइट्रेट है तो NO3 लिखना है, वैलेंसी इसकी भी 1 है। सोडियम कार्बोनेट है तो HCO3 लिखना है, वैलेंसी 1 है। कार्बोनेट बहुत इंपॉर्टेंट है, CO3 लिखना है, वैलेंसी 2 याद करनी है आपने। सल्फाइट हो तो SO3 लिखना है, वैलेंसी 2 लिखनी है। सल्फेट हो तो वैलेंसी 2 लिखनी है, SO4 लिखना है। फॉस्फेट कहीं पर अगर टर्म आती है तो PO4 लिखना है, वैलेंसी 3 लिखनी है। तो ये टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, सिंबल और वैलेंसीज दोनों याद कर लो, बैलेंस करने की गारंटी मैं दूंगा, ठीक है। तो कैसे बैलेंस करना है अभी चलते हैं आगे, ये याद कर लो, बार बार वीडियोस को देखो, आपको याद हो जाएगा। किसी कॉपी पे लिख लो क्योंकि बैलेंस का क्वेश्चन गारंटी के साथ हर बार आता है और आएगा इस बार भी। वो तो कुछ है ही नहीं है कि हम बोलेंगे इसको भूल जाते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं ना, फ्री के मार्क्स हैं, क्यों छोड़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट आगे जी टाइप 1 आपकी, टाइप जिसका आपको बड़ी बेसब्री से इंतजार था कि सर कब करवाएंगे टाइप 1, तो टाइप 1 आपके सामने आ गई है। टाइप 1 जो हमारी है उसके अंदर मैंने कहा था सिंपल होते हैं, सब कुछ आपको दिया होता है, फॉर्मूला सब दिया होता है, आपको जस्ट बैलेंस करना होता है। तो 1 2 मैं इसमें से करूंगा, बाकी आपको दूंगा होमवर्क में। ये देखो जी,
यहाँ पर आपको वैलेंसीज की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी फॉर्मूलाज पहले से बने हुए, तो टाइप 1 में वैलेंसी वाली टेंशन खत्म। सिर्फ आपको नंबर ऑफ एटम्स की मास वाला जो लॉ है उसको ही फॉलो करवाना है, ठीक है। इसमें क्या होता है, मैं छोटा सा आपको एक हिंट देता हूँ, आपने याद रखना है। जब भी कोई इक्वेशन हो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को स्टार्टिंग में भूल जाओ, ना हाइड्रोजन को बैलेंस करो ना ऑक्सीजन को, इनको बाद में लेटर ऑन, अभी स्टार्टिंग में इनकी टेंशन नहीं लेनी है आपने। इक्वेशन जब भी को उठाओगे आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को नहीं देखना है, उसके अलावा जो एलिमेंट्स है उनको देखेंगे पहले। तो पहला क्वेश्चन अगर देखिए, देखो इसके अंदर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को भूल जाओ। इसके अलावा कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, सोडियम है, क्लोरीन है, सिल्वर है, इनको बैलेंस करते हैं। तो जैसे सबसे पहले आप एजी को बैलेंस करना चाहते हो ना, तो एजी देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ भी 1 है, ओके, एजी का तो डन हो गया। नेक्स्ट क्लोरीन यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो क्लोरीन को भी बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, वो बैलेंस्ड है ऑलरेडी। अगर हम एजी की बात करते हैं तो एजी भी दोनों साइड क्या है, बैलेंस है, तो इसको भी छोड़ दो। अब आते हैं ऑक्सीजन पे, क्योंकि तीन चीजें, चार ही चीजें थी, उनमें से 3 निकल गई, अब ऑक्सीजन का नंबर आ गया। ऑक्सीजन यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है, इसका मतलब ये इक्वेशन पहले से ही बैलेंस्ड है, हमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। सिंपल। नेक्स्ट दूसरी इक्वेशन पकड़ते हैं। अब दूसरी इक्वेशन में भी वही फॉलो करेंगे, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को बाद में, पहले बाकी चीजों को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर कौन कौन पार्टिसिपेंट है हमारा, मैं इसको हटा देता हूं पहले। जो आपका पार्टिसिपेंट है यहाँ पर वो कौन है, देखो सेकेंड इक्वेशन के अगर हम देखें ना, तो इसमें कौन कौन आ रहे हैं, हाइड्रोजन आ रहा है, उसको हम नहीं लेंगे अभी, नाइट्रोजन है, कैल्शियम है, बस ये 2 चीजें हैं ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा। पहले हम सोडियम को लेंगे। अगर हम सोडियम को लें, इसको नाइट्रोजन को, सॉरी नाइट्रोजन को अगर लें, तो यहाँ नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है, कितने 2, ब्रैकेट में मतलब सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पर 1 है, तो इसका मतलब हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसका मतलब यहाँ नाइट्रोजन 2 हो गया, तो नाइट्रोजन आपकी बैलेंस होगी। अब लेते हैं कैल्शियम को। कैल्शियम यहाँ पर कितने, सिंगल है, ब्रैकेट के बाहर है, इधर भी ब्रैकेट से बाहर, ये भी सिंगल है, इसका मतलब कैल्शियम भी आपका बैलेंस्ड है। अब रह गए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कोई एक बैलेंस कर लो जो आपको करना है, या तो हाइड्रोजन कर लो या ऑक्सीजन कर लो। पहले हाइड्रोजन को कर लेते हैं। हाइड्रोजन देखो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 ये हो गया और 2 यहाँ से मल्टीप्लाई, तो हाइड्रोजन आपका हो गया 4 इस साइड पे। उस साइड अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन अभी तक 2 ही है, तो एक 2 आपको यहाँ लगाना पड़ेगा, तो 2 × 2 4, तो हाइड्रोजन भी इस साइड भी बैलेंस हो गया। अब आप देखोगे जो ऑक्सीजन बचा वो ऑलरेडी बैलेंस हो जाएगा, कैसे चेक कर लेते हैं। 3 ये है, 2 दोनों मल्टीप्लाई हो तो 6 हो गया आपके ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर भी लिखे हुए, तो कितने हो गए आपके टोटल, कितने हुए, 6 + 2 8 हो गए, तो 8 आपके यहाँ पर हो गए, ठीक है। इधर अगर हम बात करें ऑक्सीजन की तो 3 × 2 कितने हुए, 6 + 2 यहाँ पर है, तो इधर भी 8 हो गए, जिसका मतलब ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस हो गया। तो ये बड़ा मजेदार बात है कि अगर आप 3 कर लेते चौथी चीज ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाती है, बट आपने याद रखना है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को लास्ट में बैलेंस करना है, उसके अलावा जितने भी मेटल्स उनको पहले बैलेंस करना है। बड़ा सिंपल सा ट्रिक है, ठीक है जी, आसान है, समझ आ गया। रिवाइज एक बार फिर से अपने रिवाइंड करके देख लेना है। मैं एक और एग्जांपल आपको कराता हूँ, एक होमवर्क में दूंगा आज, ठीक है। सारे मैं नहीं करूंगा, आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए, एनसीईआरटी के बैक साइड पे बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनको आपने जरूर करना है, ठीक है। चलो अब एक एग्जांपल लास्ट में ये करते हैं। इसमें देखो ये इसमें कन्वर्ट हो रही है, ये एग्जांपल में पकड़ता हूँ। तो क्या रूल बताया मैंने, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को भी नहीं करना है, तो कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, उसके अलावा यहाँ पर सोडियम पार्टिसिपेट कर रहा है और सल्फर पार्टिसिपेट कर रहा है, बाकी हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये सारा कुछ। तो पहले सोडियम को पकड़ते हैं। यहाँ सोडियम है 1, यहाँ पर है 2, इसका मतलब इधर कम है तो इधर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सोडियम हो गया, ओके। देन आते हैं सल्फर पे। सल्फर देखो तो यहाँ पर एक ही है सल्फर, और इधर पूरे में भी एक ही सल्फर, तो सल्फर ऑलरेडी बैलेंस है। अब चलते हैं आगे, अब रहते हैं ऑक्सीजन के ऊपर। ऑक्सीजन देखो यहाँ पर 2 और 4 6 हो गए ऑक्सीजन। इधर देखो ऑक्सीजन कितनी है, 4, और यहाँ पर 1 है, 5 है, तो यहाँ पर आपको 2 लगाना पड़ेगा ताकि ऑक्सीजन भी 6 हो जाए, तो ऑक्सीजन बैलेंस होगी। अब रह गया लास्ट हाइड्रोजन, वो ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगी, देखना ये हो गया 2, ठीक है, और इधर से 2 + 2 4 हो गया हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन 2 × 2 4, ये भी ऑलरेडी बैलेंस, तो ऑटोमेटिकली बैलेंस। तो बहुत अच्छा तरीका मैंने आपको दे दिया है कि जब भी आपको बैलेंस करना है तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा चीजों को बैलेंस कर लो, उसके बाद हाइड्रोजन या ऑक्सीजन किसी एक को बैलेंस कर लो, दूसरी चीज ऑटोमेटिकली बैलेंस होती है, ठीक है। बहुत सिंपल है, एक बार प्रैक्टिस करो। ये वाला क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए रहा, कोई गिफ्ट मेरी तरफ से भी आपको जाना चाहिए ना, तो ये आज का गिफ्ट है, इसको आपने करना है। नेक्स्ट
ये आगे टाइप 2। टाइप 2 के अंदर हमने क्या बताया था कि आपको फॉर्मूला दिया होगा, प्लस बताया होगा, एरो बीच में दिया होगा, बट फॉर्मूलाज नहीं दिए होंगे। यहां पर आपको वैलेंसीज की याद आएगी और वो आपको काम आएंगी सारी की सारी। तो इसमें एग्जांपल मैं पहला ही देता हूं, इसमें भी आपको मैं एक दो क्वेश्चन दूंगा करने को, आपने खुद करने हैं और बड़े आराम से क्वेश्चन दिख रहे हैं। तो अगर पहली बात करें तो अल्मीनियम प्लस कॉपर क्लोराइड गिव्स अल्मीनियम क्लोराइड एंड कॉपर, ये आपका क्वेश्चन है। तो मैं यहां अगर आऊं तो ध्यान से देखो, हर चीज का फॉर्मूला बनाना है। तो मैं पहला क्वेश्चन कर रहा हूं अल्मीनियम, तो अल्मीनियम का सिंबल होता है AN, ये सिंपल मिल जाएगा आपको उन 20 में से। देन है कॉपर क्लोराइड, आप यहां पर सीधे नहीं लिखोगे कॉपर क्लोराइड, आपको बनाना पड़ेगा इसको पहले, जैसे 9th में हमने सीखा था। तो कॉपर क्लोराइड को हम कैसे बनाएंगे, पहले तो कॉपर लिखो फिर क्लोराइड, कॉपर का सिंबल Cu और क्लोराइड का Cl। उसके बाद इनकी वैलेंसीज लिखनी है आपको। कॉपर की वैलेंसी 2 होती है, क्लोरीन की 1 होती है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी होती है, आपको पता है ना, 9th में किया था हमने। तो बनेगा Cu 1 है और Cl 2 है, तो CuCl2 ये बना है इसका फॉर्मूला। सीधे सीधे नहीं लिखना है कॉपर क्लोराइड, उनको साइड पे पहले बैलेंस करना है, मल्टीप्लिकेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड जो हमने वैलेंसीज को लेके किया है वो करना है, देन उसको लिखना है। और ये वैलेंसीज कहां से मिलेगी, मैंने दो स्लाइड्स आपको पहले दी थी। उसके बाद इधर देखो क्या गया, अल्मीनियम क्लोराइड, ये भी आपको बनाना पड़ेगा जितने भी कंपाउंड्स हैं। अल्मीनियम क्लोराइड, अल्मीनियम का सिंबल, क्लोराइड का सिंबल। अल्मीनियम की वैलेंसी वहां चार्ट में देखो 3 लिखी है, क्लोरीन की 1 लिखी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बनेगा AlCl3। तो मैंने यहाँ क्या बना दिया AlCl3 प्लस कॉपर, कॉपर की नोटेशन सिंपल, सिंपल मैटर्स को ऐसे लिखते हैं। तो ये आपका बन गया टाइप 1। तो टाइप 2 को हमने टाइप 1 में कन्वर्ट कर लिया। आगे वही पुराना फंडा है जो मैंने आपको बताया था, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी बैलेंस कर लो, उसके बाद किसी हाइड्रोजन ऑक्सीजन को कर लो बैलेंस, ऑटोमेटिकली सारी चीजें बैलेंस हो जाएगी, बहुत सिंपल। तो क्या करते हैं, अल्मीनियम देखो बैलेंस्ड है, क्लोरीन यहाँ 2 है वहां 3 है, तो अब उल्टा हमारी इधर 2 है 3 है तो उल्टा करना है, जहां 2 लिखा है उसको 3 से कर दो, जहां 3 लिखा वहां 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। उसके बाद आते हैं कॉपर पे, कॉपर यहाँ 3 है वहां 1 ही दिख रहा है, यहाँ 3 लगा दो, दोनों बैलेंस हो गया, बहुत सिंपल था, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। आसान लगा मेथड, सेम आपने अब यहाँ करना है। ये 3 क्वेश्चंस हैं, ये आप खुद करोगे, बहुत आसान है। नहीं आएगा कमेंट्स में मेरे को लिखो, मैं आपको और एग्जांपल लेके आऊंगा, बट होमवर्क आपको करना पड़ेगा पूरा साल भर। अगर हम समझ नहीं पाए चीजें कोई बात नहीं, अब समझेंगे, लेकिन अब कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे। 10-15 दिन जो भी होगा हम उसके अंदर जो मैं बोलूंगा और जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो हम मिलके सॉल्व करेंगे, लेकिन आपको माननी पड़ेगी बात, है ना। जब हम कुछ नहीं कर पाते ना, हमारे साथ कोई एक्सपीरियंस बंदा जुड़ता है जो चाहता है कि आप लोग जिंदगी में अच्छा परफॉर्म करें, तो आपको उनकी बातें माननी होती है, क्योंकि वो आपको हमेशा सही डायरेक्शन में लेके जाएगा और जल्दी से आपको आपके मुकाम तक पहुंचाएगा, वही मेरा मकसद है। तो ये क्वेश्चन 3 मैंने आपको होमवर्क में दिए, आपने करने नहीं आएंगे कमेंट्स में लिखो, मैं करवाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट टाइप है हमारी थर्ड टाइप। थर्ड टाइप में क्या था, सिर्फ स्टेटमेंट दी होती है और कुछ भी नहीं दिया होता, पूरे को अपने कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं, इसको कैसे करना है कोई बात नहीं, इससे भी डील करेंगे। पहला एग्जांपल है हमारा, हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। यहाँ पर कौन पार्टिसिपेंट्स हैं, हाइड्रोजन गैस पार्टिसिपेट कर रही है, नाइट्रोजन कर रही है और क्या बन रहा है अमोनिया। टू फॉर्म, फॉर्म मतलब एरो, यहाँ एरो आएगा, इसका मतलब है ना, एक तो हाइड्रोजन है तो आपको हाइड्रोजन लिखना आना चाहिए, और एक नाइट्रोजन है नाइट्रोजन लिखना चाहिए। उसके बाद आपको अमोनिया लिखना आना चाहिए, मैंने कहा ना कुछ चीजों का नाम याद करनी पड़ेगी, उसमें से एक अमोनिया भी है, अमोनिया को NH3 बोलते हैं हम लोग। लेकिन ये याद रखना, आपने जितनी भी गैसेज हैं सिंगल वाली, उनके साथ 2 लगता है, ऑक्सीजन O2, हाइड्रोजन O2, नाइट्रोजन N2, ये चीजें सारी आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं, हाइड्रोजन को कैसे लिखते हैं हमेशा H2, नाइट्रोजन को N2 लिखते हैं, ये याद रखना है। गैसेस के साथ 2 लगाना है, ऑक्सीजन के साथ N2 O2, हाइड्रोजन के साथ H2, नाइट्रोजन को H2, क्लोरीन को Cl2, ब्रोमीन को Br2, ये 2 आपने याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आगे चले। ये दोनों रिएक्ट हो रही है और क्या बन रहा है प्रोडक्ट आपका अमोनिया, है ना। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैंने कहा था हाइड्रोजन ऑक्सीजन को नहीं लेना, पहले नाइट्रोजन को लोगे आप। तो नाइट्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, तो 2 लगा लो, नाइट्रोजन बैलेंस होगी, क्या बचा हाइड्रोजन, बहुत आसान है, इधर 2 है तो उधर 6 दिख रहा है, तो नेचुरली यहाँ 2 है तो यहाँ 3 लगा दो, 6 हो जाएगा, होगी बैलेंस। टाइप 3 को हम टाइप 2 में कन्वर्ट करेंगे, टाइप 2 को टाइप 1 में। टाइप 1 तो बहुत अच्छे से आपको करवा दी, तो हर जो इक्वेशन है टाइप 1 में ही जाएगी और टाइप 1 को आपको करना बहुत अच्छे से आता है, उसके मैंने बहुत सारे एग्जांपल आपको करवा दिए थे इसीलिए,
ठीक है, और कोई क्वेश्चन करना है? एक और पकड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ये है आपका क्वेश्चन, ये वाला कर देता हूँ, एक और क्वेश्चन तीसरा कर देता हूँ, पहला करते हैं, तीसरा दो आपको होमवर्क में रहेंगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क है जो आपने करना है। क्या कह रहा है चौथा क्वेश्चन हमारा? पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो ये चार पार्टिसिपेंट्स हैं। टू गिव, टू फॉर्म, टू जब भी लगता है तो एरो लगेगा, यहाँ एरो लगेगा और ये दोनों चीजें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बनेंगी। तो पहले है पोटेशियम, सिंबल होता है के, रिएक्ट्स विद वाटर, वाटर का क्या होता है? H2O, याद रखना है। क्या दे रहा है हमें? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, नहीं पता, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, हमें नहीं पता पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, बनाना हमें अभी, है ना। हाइड्रोजन गैस का हमें पता है, मैंने वैसे ही बताया था गैसेस है, 2 लगाना है। तो इतना तो हमें पता चल गया, बस एक पार्टिसिपेंट नहीं पता चल रहा है, वो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। बनाएंगे, पोटेशियम के से लिखते हैं, हाइड्रोक्साइड मैंने दिया था आपको कॉम्प्लेक्स साइंस के अंदर OH से। वैलेंसीज दोनों की मैंने बताई थी, पोटेशियम की 1 होती है, हाइड्रोक्साइड की भी 1 होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बनेगा KOH। इसका मतलब KOH फॉर्मूला किसका है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। लिख दिया, आपकी इक्वेशन तैयार होगी, टाइप 1 बन गया है। अब टाइप 1 को बैलेंस करना बहुत आसान, मैंने आपको बताया था। ऑक्सीजन हाइड्रोजन, मतलब इसको छोड़ दो, सिर्फ पोटेशियम बचता है। पोटेशियम को बैलेंस करो, इधर 1 है, इधर 1 है, नहीं करनी जरूरत। ऑक्सीजन हाइड्रोजन को बैलेंस करो, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, वहां पर भी 1 है, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है और वहां पर कितने हैं? 3। ये पंगा पड़ रहा है। हाइड्रोजन को कैसे करोगे आप? यहाँ 2 लगा दो, हाइड्रोजन 2 हो गए, ठीक है। 2 और 2 4, यहाँ पर भी 2 लगा दो, हाइड्रोजन भी 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, पोटेशियम 2, पोटेशियम को भी 2 कर दो, होगी बैलेंस। ठीक है, बैलेंस करना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन फॉर्मूला लिखना विद द यूज ऑफ वैलेंसी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कभी भी आपने डायरेक्ट उठा के नहीं लिखना, पहले फॉर्मूला बनाना है 9th वाले क्रॉस मल्टीप्लाई ऑफ वैलेंसी वाले मेथड से, उसके बाद फॉर्मूला आपने लिखना है। रफ में जरूर बनाना है फॉर्मूला, उसके बाद लिखना है। अगर आपको फॉर्मूले की 100% जानकारी नहीं है तो बनाओ, कुछ को याद करना पड़ेगा। अमोनिया, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस, इन सबकी नोटेशन आपको पता होने चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10वीं तक हमने 10 साल की और ये बार बार हमारी जिंदगी में आई है, इतना तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने आपको तीनों जो टाइप है हमने बैलेंसिंग आपको बता दी है। अब मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा क्वेश्चन है या कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो आपको तंग करने वाली है। चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम था केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस फ्रॉम क्लास 10th, चाहे वो CBSE बोर्ड हो चाहे कोई और बोर्ड हो, सब में सेम है। और अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम लगती है जरूर मेरे को कमेंट करो। और बच्चे हो, आपको तो पता ही है कि आपको सर को वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो उसको जरूर से अपने आगे बच्चों को शेयर करना है, ताकि वो भी इस चीज का फायदा उठा सके। जो भी बच्चे हैं जिनका सिलेबस नहीं हुआ उनको तो ये वीडियो देखना ही देखना है ना। जिन बच्चों को अच्छे मार्क्स लेने हैं उन बच्चों को भी ये वीडियो बहुत जरूरी है, इसको देखो। 100% सारा सिलेबस कवर करेंगे, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। जितने भी टाइप्स बनते हैं, जितने भी एग्जांपल्स आते हैं, जितनी भी एप्लीकेशन है चैप्टर के अंदर, सारी मैं आपको समझाऊंगा। इन चैप्टर के अलावा भी हम लोग बोर्ड में जो क्वेश्चन हैं वो भी सारे मैं आपको करवाऊंगा। पहले एक बार हम चैप्टर सारे कर लें, रिवाइज कर लें, ताकि आपकी सबसे बड़ी जो टेंशन है वो खत्म हो। उसके बाद हम वो भी करेंगे, प्लस आपके कमेंट्स को भी देंगे। तो शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें। कहाँ से लेना है आपने हमारा ऐप आपको पता है, प्ले स्टोर पे जाके फैक्ट्स एंड लॉजिक्स एकेडमी नाम का एक हमारा ऐप है, ठीक है, उसको डाउनलोड करो और हमारे साथ जल्दी से जुड़ो। कीमत कोर्स की ना के बराबर है, ठीक है। तो फ्री में लगभग आपको ये कोर्स मिल रहा है, आप इसको पूरे से पूरा यूज करो और इसका फायदा लो। और आप देखना आपके जो मार्क्स है 10th के रिजल्ट के, वो मैजिकली बहुत अच्छे आएंगे। और तब आपने हमें फीडबैक जरूर देना है कि सर आपके वीडियोस हमने देखे थे और हमें उसका बहुत फायदा हुआ। तो शुक्रिया, मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ।